नमस्ते सर। एकेडमिकली मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ कि आम आदमी के मन में विज्ञान के प्रति बहुत अनादर है। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, भारत के बाहर भी, अन्य देशों में भी, कि आम आदमी का मन विज्ञान के प्रति बहुत अनादर से भरा हुआ है। तो ऐसा क्यों है? विज्ञान के प्रति हमारा क्या रवैया है, ये समझने के लिए ये समझना पड़ेगा ना कि हम कौन हैं। हम वो हैं जिसे अपनी पीड़ा से मुक्ति तो चाहिए है, लेकिन जो अपनी पीड़ा को ही अपनी पहचान भी बना चुका है। तो हमें ये तो इच्छा रहती है कि किसी तरीके से बातें समझ में आ जाएं, अज्ञान हमारा मिटे। लेकिन साथ ही साथ जब अज्ञान मिट रहा होता है तो हमको ऐसा लगता है जैसे हम ही मिट रहे हों। और जब आपको ऐसा लगता है कि आप मिट रहे हैं तो आप में सिर्फ अनादर ही नहीं आता। बैठ जाइए। आप में सिर्फ अनादर ही नहीं आता, आप में घृणा उठती है। आप में आपको मिटाने वाले के प्रति हिंसा उठती है। तो वही होता है हमारे साथ। भीतर का झूठ बचा रहे, इसके लिए बाहर जो कुछ है उसके बारे में झूठी कल्पना में जीना बहुत जरूरी हो जाता है। मूल जो हमारी नीयत है वो तो यही है कि भीतर का झूठ बचा रहे किसी तरीके से, क्योंकि उसी भीतर के झूठ को हम कहते हैं मैं या अहम। अहम की यही परिभाषा है। भीतर के झूठ का नाम होता है अहम, मैं। लेकिन भीतर का झूठ बचाना थोड़ी टेढ़ी खीर होती है। बाहर तथ्य होते हैं और तथ्य और कल्पना साथ साथ नहीं चलते ना। झूठ माने कल्पना। अब अपने बारे में आपने एक झूठ गढ़ रखा है, माने कल्पना कर रखी है। वो कल्पना जब बाहर के तथ्यों से टकराती है तो उसका एक ही अंजाम होता है। तथ्य और कल्पना, सच और झूठ कभी भी टकराएंगे तो उसमें एक ही है जो टूटेगा हमेशा। कौन? कल्पना टूटेगी। और विज्ञान क्या करता है? विज्ञान ये जो बाहरी दुनिया है, ये जो जगत है, विश्व है, संसार है, इसके तथ्य उघेड़ करके हमारे सामने रख देता है। जो सामने जगत हमको दिखता है, भौतिक जगत, मटेरियल यूनिवर्स, इसके तथ्यों का अन्वेषण करना ही विज्ञान का काम है। यही विज्ञान की परिभाषा है। साथ ही साथ हम कह रहे हैं कि भीतर का झूठ हमको बचाकर रखना है। वही जीव की पहली वृत्ति होती है, अपने बारे में झूठ में जीना।
और भीतर का झूठ अगर बचाना है तो हमने कहा बाहर एक झूठ निर्मित करना या कल्पित करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप समझ रहे हो बात को? उदाहरण के लिए, मैं भीतर चूंकि अज्ञानी हूं इसीलिए बहुत डरपोक हूं और कायर हूं, ठीक? लेकिन ये थोड़ी मैं मानना चाहूंगा या कहना चाहूंगा कि मैं भीतर से अज्ञानी हूं और कायर हूं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अरे मैं रात में बाहर निकला था और चिल्ला के घिघिया के रो पड़ा, गिर पड़ा, उल्टे पांव भागकर वापस आया, क्योंकि बाहर भूत घूम रहे थे, ठीक? मैं हूं तो बहादुर आदमी, लेकिन मैं करूं क्या? भूतों पर थोड़ी किसी का बस चलता है। मैं बहादुर आदमी हूं लेकिन बाहर भूत घूम रहे हैं, इस कारण मैं चिल्ला करके रोता कलपता वापस घर में भाग कर आया। रात में बाहर निकला था, रात में बाहर निकला, भूत दिखाई दिए और मारी चीख और पलट के घर की तरफ भागे गिरते पड़ते। उसकी वजह दो थी। मैं हूं तो बहादुर, अभी आपने पहली बात बोली, मैं हूं तो बहादुर लेकिन बाहर भूत हैं, और इस कारण ऐसा हुआ कि मैं चिल्ला पड़ा और गिर पड़ा। इसमें आपने कितने झूठ बोले हैं? मैं बहादुर हूं लेकिन बाहर भूत हैं, इसमें कितने झूठ हैं? अब समझ में आ रहा है कि झूठ भी हमेशा जोड़ों में चलेंगे। झूठों को भी जोड़ा बनाना पड़ता है। आपने एक भीतरी झूठ बोला। भीतरी झूठ क्या बोला है आपने? मैं बहादुर हूं। तथ्य यह है कि बल तो आत्मज्ञान से ही आता है ना, और उसी को आत्मबल बोलते हैं। आत्मबल माने क्या? वो बल जो आत्मज्ञान से आए उसको कहते हैं आत्मबल। अज्ञान है तो कोई बल होगा नहीं। आप कैसे बहादुर हो सकते हो भीतरी तौर पे जब आपको आत्मज्ञान ही नहीं है? जिसको भी आत्मज्ञान नहीं होगा वो अंदर कमजोर ही होगा और कायर होगा। तो पहला झूठ आपने ये बोला मैं बहादुर हूं, लेकिन इस अंदरूनी झूठ को बचाने के लिए और जायज ठहराने के लिए आपको एक झूठ और बोलना पड़ा। क्या? बाहर भूत है। लेकिन जैसे ही दो झूठ हो गए, दोनों झूठों ने एक दूसरे को संभाल लिया। अब दोनों झूठ बखूबी सकुशल कायम रह सकते हैं। आप बात समझ रहे हो? मैं बहादुर हूं लेकिन बाहर भूत है, तो क्या करूं? मैं तो बेबस हूं। अब इन दोनों झूठों ने एक दूसरे को सहारा दे दिया, लेकिन न जाने कहां से विज्ञान आ गया। विज्ञान कहीं से टपक पड़ा और विज्ञान ने साबित कर दिया कि बाहर भूत। और दो झूठों में से अगर एक टूटा तो दूसरे को भी टूटना पड़ेगा। आपकी समस्या यह नहीं है कि विज्ञान ने यह साबित कर दिया कि बाहर भूत नहीं है। आपकी समस्या यह है कि विज्ञान ने साबित कर दिया कि आप निहायत ही कमजोर और कायर आदमी हो। क्योंकि अगर बाहर भूत था तो आपकी कमजोरी किसी तरीके से वैध साबित हो जाती थी। विज्ञान आपके बारे में तो कुछ बोलता नहीं। मैं के या अहम के बारे में बोलना विज्ञान के दायरे में आता ही नहीं है। विज्ञान उस पर मौन हो जाता है बिल्कुल। आप विज्ञान से पूछेंगे अहम वृत्ति, विज्ञान कहेगा इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलते। हमारी परिभाषा यह है कि हम बात करते हैं सिर्फ भौतिक जगत की, ठीक? लेकिन विज्ञान बेचारा न चाहते हुए भी आपको भीतरी चोट दे जाता है। बात तो वो बाहरी जगत की करता है, लेकिन चोट भीतरी मार देता है। इसमें जो पूरी तर्क की कड़ी है उसके साथ आप चल रहे हैं, हाँ? द सीक्वेंस ऑफ लॉजिक। विज्ञान ने बात कहां की करी है, लेकिन चोट आपको कहां लगी है? क्यों लगी है अंदर चोट? क्योंकि बाहर का झूठ अगर तोड़ दिया विज्ञान ने तो भीतर के झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। विज्ञान ने बाहर का झूठ तोड़ दिया और भीतर का झूठ अपने कुरूप, अपने विभत्स चेहरे के साथ फिर उद्घाटित हो जाता है, सामने आ जाता है। अब आप क्या करोगे? तो विज्ञान का तो कोई इरादा भी नहीं है कि वो आपको चोट पहुंचाए।
लेकिन चोट लग जाती है, और जब चोट लग जाती है तो हम विज्ञान के प्रति सिर्फ अनादर से नहीं, प्रश्नकर्ता कहाँ गए? हाँ सिर्फ नहीं, ठीक है बैठी रहिए, सिर्फ अनादर से नहीं बल्कि हम हिंसा से भर जाते हैं। विज्ञान से घृणा है लोगों को, गालियां देते हैं, जा साइंस अपनी जेब में रख, बड़ा आया साइंस बताने वाला। और शब्दों का प्रयोग ऐसा होता है कि अभी यहां मंच पर बैठ करके मैं उसको कह नहीं सकता। और आपको ताज्जुब होगा कि अरे विज्ञान क्या है? विज्ञान तो एक क्षेत्र है बस मानव उत्सुकता का, मानव आग्रह का, मानव जिज्ञासा का एक क्षेत्र भर है ना विज्ञान। लोगों को विज्ञान से इतनी क्या नफरत है? ये नफरत है। विज्ञान प्रकट कर देता है कि आप भीतर से कितने झूठे आदमी हो। ये समस्या है सारी। अंदरूनी झूठ बचा रहे, फिर से दोहरा रहा हूं इसको, अंदरूनी झूठ बचा रहे, इसके लिए बाहर हमको एक काल्पनिक जगत निर्मित करना पड़ता है। और जब वो काल्पनिक जगत टूटता है तो भीतर बहुत कुछ टूट जाता है। आप किसी पुस्तक में बहुत आस्था रखते हैं, अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं ऐसी पुस्तकों में आस्था रखने वालों को फिर चोट दे देगी। अब मैंने उनको तो चोट देनी चाहिए नहीं है, पर उनको लगेगा मैं उनको चोट दे रहा हूं। अब ठीक लगे तो लगे। आप किसी पुस्तक में बहुत आस्था रखते हैं और पुस्तक में लिखा हुआ है कि पृथ्वी चपटी है, सपाट है। अब विज्ञान बेचारे ने आके बस इतना बता दिया कि साहब पृथ्वी तो है गोल। अब विज्ञान ने तो बात बोली है पृथ्वी के बारे में, लेकिन चोट लगी आपकी आस्था पर। क्योंकि अगर ये सिद्ध हो गया कि आपकी पुस्तक में लिखी एक चीज झूठी है, तो अब तो संभावना खड़ी हो गई ना कि क्या पता सारी चीजें झूठी हों। आप न जाने कहां से कोई देववाणी लेकर के आए हो, जिस देव को यह भी नहीं पता कि पृथ्वी गोल है कि सपाट है। और जिस देव को यह नहीं पता, उस देव की बाकी बातों का फिर क्या भरोसा? और अगर देव की बातों का भरोसा नहीं, तो आपने इतना लंबा चौड़ा फिर जो धार्मिक कार्यक्रम चला रखा है और जो पूरी जिंदगी आप उस पुस्तक के इशारों पर जिए जा रहे हो, वो तो पूरी जिंदगी खोखली साबित हो गई ना। विज्ञान ने बस इतना प्रकट करा कि पृथ्वी गोल है, और विज्ञान ने जैसे आपकी पूरी जिंदगी के मुंह पर तमाचा मार दिया, क्योंकि आपने जिंदगी चलाई थी अपनी उस पुस्तक के इशारों पर। विज्ञान ने उस पुस्तक को झूठा साबित कर दिया, आपकी आस्था टूट गई, आपके संबंध टूट गए, आपके जीवन का आधार ही दरक गया। इसलिए लोगों को विज्ञान से इतनी नफरत होती है, और इसलिए वैज्ञानिकों का इतिहास में हम पाते हैं कि बड़ा उत्पीड़न भी हुआ है। तब उत्पीड़न हुआ है, आज अनादर होता है, आज भी उनको वो श्रेय थोड़े ही मिलता है जो उन्हें मिलना चाहिए। जबकि वैज्ञानिक आमतौर पर थोड़ा अपना दामन बचा के ही चलते हैं। उनको पता है कि बाहर की दुनिया में प्रयोग करते रहो, पदार्थ को चोट नहीं लगती, पदार्थ उठ के विद्रोह करने नहीं आएगा, पदार्थ नहीं कहेगा कि अरे तुमने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर लिया है। तो वो अपने आप को भौतिक पार्थिव क्षेत्र तक ही सीमित रखते हैं। उनको बेचारों को लेकिन समझ में ही नहीं आता कि उन्होंने जो बात कही उस पर इतना हो हल्लड़ क्यों हो गया। हो हल्लड़ इसलिए हो गया क्योंकि तुम बाहर का झूठ जब तोड़ते हो तो भीतर का झूठ भी टूट जाता है। और भीतर के झूठ को हमने नाम दे रखा अपनी जिंदगी का, अपने अस्तित्व का, अपने अहम का। वो जब टूटता है तो फिर हम बिलबिलाते हैं। बिल्कुल समझ में आ रही है बात? या हम एक काम और करने लगे हैं जो कि आजकल नया नया चला है। विज्ञान ने कोई बाहर बात बोली हो जो आपकी धारणाओं के विपरीत जाती हो, तो आप कहना शुरू कर देते हैं कि अरे विज्ञान तो अभी बच्चा है। और ये बात आप बहुत गुरुओं वगैरह के मुंह से सुनेंगे, कहेंगे योर साइंस इज स्टिल इन इन्फेंसी। योर साइंस, ये योर साइंस माई साइंस क्या होता है? विज्ञान तो विज्ञान होता है, उसमें तेरा मेरा क्या है? या फिर कहेंगे नहीं अब ये तो वेस्टर्न साइंस है, इंडियन साइंस दूसरी है। ये वेस्टर्न और इंडियन साइंस क्या होती है? अभी विज्ञान दिवस आ रहा है, वो तो एक भारतीय साइंटिस्ट को ही समर्पित है ना। किसको? सीवी रमन का नाम सुना है ना। अब सीवी रमन की बात को आप भारतीय विज्ञान बोलेंगे या पाश्चात्य विज्ञान बोलेंगे? पर ये इसी तरह की बातें करेंगे, कहेंगे नहीं विज्ञान अभी बच्चा है। और हम जो बताते हैं
कि दुनिया ऐसी है, ऐसा चल रहा है, ये है वो है, फलानी जगह बड़ी पराभौतिक किरणें निकल रही हैं, फलाने पर्वत पर अदृश्य शक्तियों का वास है, फलाने कुएं में फलानी सिद्धियां तैर रही हैं। हम ये जो बातें बताते हैं, अगर विज्ञान इनको नकार रहा है तो इसका कारण ये है कि विज्ञान अभी बच्चा है। देखो उनके तर्क ऐसे होते हैं, कहेंगे देखो विज्ञान भी अपनी बातों पर टिकता तो है नहीं। जो बात न्यूटन ने बोली थी वो बात आइंस्टीन ने गलत साबित कर दी। ये अलग बात है कि गलत नहीं साबित करी है, आइंस्टीन की बात उसके आगे की है, न्यूटन की बात आज भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जब लार्ज पार्टिकल डायनेमिक्स की बात आती है तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब बात आती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तो वहां पर फिर और आगे खोज हुई, वहां और आगे की बात कही गई। लेकिन उन्होंने इतनी फिजिक्स कभी पढ़ी नहीं है, तो कहते हैं देखो न्यूटन की बात को आइंस्टीन ने गलत ठहरा दिया। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है विज्ञान आज जो बोल रहा है वो बात कल गलत हो जाएगी, और कल किसकी सही मानी जाएगी बात? कल जो बाबा जी कह रहे हैं वो बात सही मानी जाएगी। कह रहे विज्ञान अभी बच्चा है, छोटू है, विज्ञान जब बड़ा होगा तो अंततः बाबा जी के आकर के शरण पकड़ लेगा। ये तो अभी विज्ञान ऐसे ही घूम रहा है, किशोर है, मस्खरी कर रहा है विज्ञान अभी। होता क्या है ना, देखिए जो चीज बहुत आसानी से मिल जाए हम उसकी कीमत जान नहीं पाते, है ना। दुनिया में छोटी से छोटी चीज भी श्रम से मिलती है, जितना उसका मूल्य होता भी नहीं उससे कुछ ज्यादा ही कीमत पर मिलती है। ऐसा ही होता है ना। लेकिन ये बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, ये हमें कितनी कीमत पर मिल रही है? सोच के देखिए, आपके लिए इसका मूल्य क्या है और आप इसकी कीमत कितनी चुकाते हो। और अभी आप यहां सब बैठे हुए हैं, आप मेरी ओर देख रहे हैं, आपके मन में कोई भाव भी है यदि तो शायद इस सत्र के लिए होगा, अभी हम गीता की बात करेंगे, गीता के लिए होगा, कुछ मेरे लिए भाव हो सकता है। लेकिन क्या किसी के भी मन में ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके लिए कृतज्ञता का भाव आया है? पिछले घंटे भर में, घंटे भर से आप यहाँ पर होंगे, घंटे भर में किसी के लिए भी इसके लिए कृतज्ञता का भाव आया है क्या? नहीं आया ना, क्योंकि बहुत आसानी से मिल रही है और बहुत सस्ती मिल रही है। और ये ना हो अगर इलेक्ट्रिसिटी तो हम में से कोई भी यहां बैठा नहीं होगा। इसलिए नहीं कि यहां अंधेरा होगा, इसलिए क्योंकि हम सब मुर्दा होंगे, या हम पैदा ही ना हुए होते। बिजली ना होती, इलेक्ट्रिक पावर ना होता तो हम में से ज्यादातर लोग पैदा ही ना हुए होते। काफी सारे होते जो पैदा होने के कुछ वर्षों में मर गए होते, कुछ बचे होते वो अपना इधर उधर भटक रहे होते पागलों की तरह अज्ञान में। और हम बहुत इधर उधर धन्यवाद प्रेषित करते रहते हैं, शुक्रिया अदा करते रहते हैं। बिजली का किसने शुक्रिया अदा करा आज तक? और मैं विज्ञान की सिर्फ एक भेंट की बात कर रहा हूं अभी, इलेक्ट्रिसिटी। आप में से कितने लोगों ने, मैं देख रहा हूं कि चश्मे लगा रखे हैं बिना विज्ञान के। आप समझते ही नहीं हो कि कॉन्केव, कॉन्वेक्स, बाइफोकल, ये सब शब्द हैं क्या? आप देख नहीं पाते, आप पढ़ पाते, लेकिन कभी भी हमने ऐसे सामने अपने ऐनक को रख करके नमस्कार तो नहीं किया होगा। मैं बोल रहा हूं, आपको हंसी छूट जाएगी, अजीब लग रहा है यार, चश्मे को सामने रख के नमस्कार करेंगे क्या? मैं पूछ रहा हूं क्यों नहीं, बोलिए ना। आपको यदि गीता का भी पाठ करना है, आप अपने चश्मे के बिना तो कर नहीं सकते ना। तो बड़े स्थूल अर्थ में
बताइएगा कि चश्मा कौन हुआ? जो आपको सत्य से मिला दे उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसको तो गुरु ही बोलते हैं। अब अगर उसको आप सूक्ष्म गुरु नहीं भी मान सकते चश्मे को, बात मुस्कुराने भर की नहीं है, मजाक भर की नहीं है, आगे की है, उसको आप सूक्ष्म गुरु नहीं भी मान सकते तो कम से कम स्थूल गुरु तो मानिए। उसके बिना आप गीता से भी कैसे मिल पाते? लेकिन कभी यह भाव नहीं आता मन में। कितने यहां पर बैठे होंगे जो दवाइयों पर आश्रित होंगे? हैं दवाइयों पर आश्रित कि नहीं? कुछ लोग होंगे जो इंसुलिन लेते होंगे रोज, कुछ लोग होंगे जो कोई और दवाई लेते होंगे, ब्लड प्रेशर की, किसी और चीज की। उसके बिना हम यहां बैठे नहीं होते। पर वो सब सस्ती होती हैं, बहुत सस्ती होती हैं। जान की क्या कीमत है? और जान की कीमत की तुलना में आप जो दवाइयां लेते हैं क्या बहुत महंगी आती हैं बाजार में? कुछ नहीं। लेकिन कभी मन से धन्यवाद नहीं निकलता है। हां, मौका मिलते ही हम ये बोलना जरूर शुरू कर देते हैं, अरे ये सब बेकार है, बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। और कोई ना कोई आपको मिल जाएगा अनपढ़ आदमी जो आके कहेगा अरे इन सब में कुछ नहीं रखा है। हमारे गांव में आओ, वहां पे फलानी तरह की घास होती है, उसको फलाने तरह के गोबर में लपेट करके दिन में 2 बार खाओ, फिर देखो कैंसर, एड्स सब ठीक हो जाता है। हमारे गांव में सबको एड्स है क्योंकि कोई डरता ही नहीं, हमें पता है ठीक हो जाएगा, और ठीक भी हो जाता है। मॉनसून में होता है हर साल, फिर ठीक कर लेते हैं, फिर हो जाता है, फिर ठीक कर लेते हैं। ये सुनते हो कि नहीं सुनते हो? गालियां ही पड़ती हैं। ये जो लोग विज्ञान को गालियां दिया करते हैं या विज्ञान के प्रति असम्मान से भरे हुए हैं, सबसे पहले तो इनसे इनके मोबाइल फोन वापस लेने चाहिए, फिर इनके कपड़े उतरवाने चाहिए, क्योंकि ये सब विज्ञान की देन है। आप जो आज कपड़े भी पहन रहे हो, ये कंप्यूटर साइंस के बिना संभव नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि जुलाहे बैठ करके इन कपड़ों को बुन रहे हैं? नहीं, बहुत हाईटेक मशीन्स हैं जिन पर इन कपड़ों को बुना जा रहा है, फिर रंगा जा रहा है, फिर उनकी प्रोसेसिंग होती है, तब वो आपके पास पहुंचते हैं। नहीं तो ये कपड़े संभव नहीं होते। और इनसे कहना चाहिए कि गाड़ी पे घुस मत जाना, तुम तो चलो अपनी अतीन्द्रिय शक्तियों के यान पर। क्योंकि विज्ञान तो बहुत छोटी चीज है पप्पू, तुम ही यही बताते रहते हो हमेशा। तुम कहते हो अरे आज का विज्ञान क्या है। लोग तो पहले के होते थे, आंख बंद करते थे उड़ जाते थे। तुम भी अब आंख बंद करके ही उड़ा करो। ये गाड़ी की चाबी अब यहां रख दो, छूना नहीं गाड़ी तो कभी दोबारा। और ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके मूल में है आध्यात्मिक नासमझी। और कितनी ज्यादा ये विद्रूप बात है कि ये सब कांड कर वही लोग रहे हैं ज्यादा जो अपने आप को आध्यात्मिक बोलते हैं। ठीक, जो आदमी अपने आप को आध्यात्मिक बोलता है वही आपको 99% मिलेगा विज्ञान के खिलाफ अपमान से भरा हुआ। बड़ा असंभव है ऐसा आदमी खोज पाना जो आध्यात्मिक भी हो और वैज्ञानिक भी। नहीं मिलते, कोई मिले तो बिरला होगा। आमतौर पे जो आपको आध्यात्मिक मिलेगा वो विज्ञान को खरी खोटी ही सुना रहा होगा, या खरी खोटी नहीं सुना रहा होगा तो वही रवैया, अरे ये तो छोटे बच्चों की चीज है। आध्यात्मिक आदमी है जो विज्ञान को खरी खोटी सुना रहा है, और जो विज्ञान को खरी खोटी सुनाए वो आध्यात्मिक हो नहीं सकता। माने अध्यात्म से सबसे ज्यादा दूर वही हैं जो अपने आप को आध्यात्मिक बोलते हैं। धर्म से सबसे ज्यादा दूर वही हैं जो अपने आप को धार्मिक बोलते हैं। और गीता से सबसे ज्यादा दूर वही हैं जो दिन रात गीता गीता कृष्ण कृष्ण करते हो। ये अजीब विडंबना है पर ऐसा ही है। क्या करोगे आप इसका? आपके प्रश्न से संबंधित ये मैं पा रहा हूं मेरी मेज पे
विज्ञान ने आपको जो दिया है सिर्फ आपको एक बार याद दिलाने के लिए। प्रिंटिंग प्रेस, जिसके बिना ज्ञान दूर दूर तक नहीं फैल सकता था। हस्तलिखित पांडुलिपि कितनी दूर तक जाती भाई? हाथ से लिख लिख करके फैलाओगे। और आज जो आपकी दुनिया में रोशनी है वो किताबों के कारण है। वो प्रिंटिंग प्रेस किसने दी? इलेक्ट्रिसिटी, अभी मैंने बोला ही था। पेनिसिलिन, ये जो हम इतना जी रहे हैं वो एंटीबायोटिक्स के कारण है। ये हमारे ख्याल में भी दिन भर में कभी ये बातें आती नहीं है। सेमीकंडक्टर्स, ऑप्टिकल लेंसेज, पेपर, अभी मैंने गाड़ी बोला, इंटरनल कंबशन इंजन, वैक्सीनेशन, इंटरनेट, स्टीम इंजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता तो ये जो 800 करोड़ की हमने आबादी कर ली है ये चल नहीं पाती। ये जो उर्वरक बनते हैं ना सब, ये कहाँ से बन जाते? रेफ्रिजरेशन, फ्रिज खुलता है, फ्रिज में से ठंडा पानी निकाला जाता है, पी लेते हैं और ऐसा लगता है कि ये फ्रिज तो क्या है, ये तो खेत पे उगा है, ऐसे ही पेड़ से गिरा है। और जो व्यक्ति गालियां दे रहा है विज्ञान को, मैं उससे कह रहा हूं मैं तुझे 300 साल दे देता हूं, तू एक मोबाइल फोन बना के दिखा दे, एक फ्रिज का निर्माण करके दिखा दो। तुम निर्माण मत करो, तुम्हें हम बताएंगे नहीं, बस तुम्हें एक फ्रिज के पास छोड़ देंगे। तुम बस समझ के दिखा दो कि ये कैसे काम करता है, इसके भीतर कौन सा सिद्धांत है और वो कैसे काम कर रहा है, बस ये समझ के बता दो। हमारे पास मोबाइल फोन होता है, हमें उसके बारे में क्या पता होता है? हमें कुछ भी नहीं पता ना कि उसके भीतर क्या है। उसके भीतर एक समूचा कंप्यूटर है, पर हम सोचते हैं वो उतना ही है जितना हमें दिख रहा है कि स्क्रीन है और स्क्रीन पर तमाम तरह की अभद्रताएं चल रही हैं, अंधविश्वास चल रहे हैं। मजेदार बात यह है कि अंधविश्वास भी फैल रहे हैं विज्ञान का सहारा लेकर। अंधविश्वास भी नहीं फैल सकते अगर बेचारों को विज्ञान की मदद ना मिले तो। वो भी अपनी रिकॉर्डिंग्स ही करवाते हैं और रिकॉर्डिंग्स करवा करवा के आगे बढ़वाते हैं। और ना होता विज्ञान तो कहां से अपनी रिकॉर्डिंग कराते और कहां से अपनी उन चमत्कार वाली क्लिपों को वायरल कराते। लेकिन ये बिल्कुल ख्याल में नहीं आता। तब हम ऐसे देखते हैं, कहते हैं वाह 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 क्या फूंक मारी है। भाई वाह बोलो, लेकिन जो चीज हाथ में है उसको लेके वाह बोलो ना। नहीं समझ में आ रहा बात? आपको स्क्रीन में जो दिख रहा है आप उसको वाह वाह कह रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, जो स्क्रीन में दिख रहा है। और स्क्रीन संचालित कैसे हो रही है इसको लेकर के कभी वाह वाह ही नहीं आती। एक क्षण को रुक जाइए और सोचिए कि कितना अद्भुत ये चमत्कार है। चमत्कारों में ही तो बड़ी आस्था आजकल हमारी बढ़ रही है। कितना अद्भुत ये चमत्कार है कि एक स्क्रीन है और उसमें न जाने कहां से डेटा आ रहा है। वो डेटा आपके फोन में तो स्टोर्ड नहीं है ना, फोन सर्वर तो नहीं है, न जाने कहां डेटा है और आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहले जब रेडियो आया था तो बेचारे गांव गांवी वाले डर जाते थे, क्योंकि पहले का जो वो रेडियो में ट्रांजिस्टर होते थे बड़े बड़े, इतने बड़े और बड़े, उन्हें लगता था इसके भीतर बैठा है। क्योंकि तब परिचय नया नया था। और देखिए ऐसी ही होती है हमारी बुद्धि कि सुन तो कान उसी को सकते हैं ना जो सामने से बोल रहा हो, लेकिन विज्ञान ने यह कर दिया कि जो सामने नहीं भी है आप उसको सुन रहे हो और बेहतर सुन पा रहे हो। लोग स्टेडियम जाते हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए और पीछे की उनको मिली है सीट, आगे के टिकट बहुत महंगे होते हैं, और वहां पे बैठ करके वो आप कैसे देख रहे होते हैं मैच को? स्क्रीन पर देख रहे होते हैं।
लेकिन हमारे पास कभी दो शब्द नहीं हुए धन्यवाद के विज्ञान को दे देने को। जो सचमुच हमारी जिंदगी को बेहतर बना रहा है उसको लेकर हमारे पास बस अनादर है। जो ऊंची से ऊंची चीज हमारे पास सस्ते से सस्ते दामों पर उपलब्ध करा रहा है, कोई कृतज्ञता नहीं हम उसको ज्ञापित कर पाते। हर कोई इस्तेमाल कर रहा है ना विज्ञान के उत्पाद, तो मास प्रोडक्शन के कारण इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आ जाती है, वो चीजें सस्ती हो जाती हैं। एक सेमीकंडक्टर चिप है, उसमें बुद्धि की जबरदस्त सूक्ष्मता लगी हुई है, अ प्रोडक्ट ऑफ डीप एक्सट्रीम सोफिस्टिकेशन। बिना बहुत बहुत गहन विचार और शोध के वो चिप बन नहीं सकती। पर आपको ताज्जुब होगा कि एक जो चिप होती है वो कितनी सस्ती होती है, बहुत सस्ती हो गई है। आपका जूता जितने में आता है उससे कम में चिप आ जाती है। एक हैंडबैग जितने में आता है उतने में बहुत सारी चिप्स आ जाती हैं। पोटैटो चिप्स की नहीं बात कर रहे हैं हम, सेमीकंडक्टर चिप्स की बात कर रहे हैं। एकदम सस्ते में सब मिल रहा है। कोई आपसे नहीं कहता, विज्ञान आपसे नहीं कहता कि आकर के पहले नमस्कार करो, कृतज्ञता बताओ, चरण स्पर्श करो, तब तुमको देंगे। ऐसे ही बैठे बैठे मिल जाता है। तो फिर हमें उसको लेकर के कोई भाव नहीं है। द एयरप्लेन, गन पाउडर, द पर्सनल कंप्यूटर, the automobile, industrial steel making, nuclear fission, the green revolution, the telephone, the telegraph, the mechanized clock, radio, photography, the cotton gin, pasteurization, oil refining, steam turbine, cement, oil drilling, sailboat, rocketry, paper money, air conditioning, television, anesthesia, all advances in medical equipments, the nail, the assembly line, the combine harvester, कभी किसी व्यक्ति को देखा है जो बहुत बीमार हो, अस्पताल में भर्ती है, हाँ, वो आपका बहुत निकट हो, सगा हो, और आप उसको देख रहे हैं कि वो बिल्कुल असहाय अवस्था में है, सांस भी नहीं ले सकता ठीक से। क्या उस क्षण भी आप नहीं चिंतते कि इसको मशीनों ने ही तो जिंदा रखा हुआ है? या जादू टोना उसको जिंदा रख रहा है, या बाबा जी का आशीर्वाद उसको जिंदा रख रहा है? बाबा जी को स्वयं जाकर के अस्पताल में शरण लेनी पड़ती है। मैं पढ़ रहा था कि बहुत सारे ये लोग जिन्होंने कैरियर ही बनाया होता है विज्ञान को, खासकर मेडिकल साइंस को डिस्क्रेडिट करने पर, डिस्क्रेडिट समझते हैं, हाँ, उसका श्रेय छीनने पर, जब ये बीमार पड़ते हैं और इनको दवाइयों की, आधुनिक दवाइयों की और आधुनिक इक्विपमेंट की शरण में जाना पड़ता है, तो वो ये बात बिल्कुल छुपा के रखते हैं, खासकर मीडिया के सामने कभी नहीं आने देते। बहुत सारे लोग जो यही बोलते रहे कि अरे साइंस में क्या रखा है, ये है वो है फलाना,
इनको भी कोविड लगा था, और ये बात इन्होंने कभी प्रेस में नहीं आने दी कि इन्हें कोविड भी लगा है और इनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ी है और इनको स्टेरॉइड्स की भी ज़रूरत पड़ी है और इनकी जान बचाई मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं है। इन्होंने ये बात सामने ही नहीं आने दी। और आप अगर पब्लिक लाइफ में हैं तो कोविड तो लगता ही है, और आप उम्र दराज हैं, उम्र भी आपकी 50-60 पार कर गई है, तो कोविड और खतरनाक हो जाता है। तो उसके बाद सहारा विज्ञान का ही लिया, जान विज्ञान नहीं बचाई, लेकिन कृतज्ञता इतनी कि वो बात कभी जाहिर नहीं होने दी, कि मीडिया में नहीं आनी चाहिए, लोगों को नहीं पता लगनी चाहिए, क्योंकि हमारा तो कैरियर ही बना है साइंस को गालियां ही देने पर। जब तक हम में एक ईमानदार जिज्ञासा नहीं होगी जीवन को सचमुच दुख से मुक्त करने की, मुक्ति के लिए जब तक हम में एक बेशर्त प्रेम नहीं होगा, तब तक हम झूठों से काम चलाते ही रहेंगे। आज के समय में एक आध्यात्मिक आदमी की अनिवार्य पहचान ये होगी कि वो विज्ञान को पूरा पूरा श्रेय और आदर देगा। क्योंकि उसको पता है कि भीतरी मुक्ति तब तक नहीं मिल सकती जब तक बाहर की दुनिया में अज्ञान घना है। भाई थोड़ा शास्त्रीय भाषा में इसको समझिए तो भीतर जो बैठा है उसको ही कहते हैं ना अहम या पुरुष, और बाहर जिसका विस्तार है उसको क्या बोलते हैं? प्रकृति। पुरुष प्रकृति में लिप्त क्यों हो जाता है? जल्दी बोलिए। क्योंकि वो अज्ञान के कारण। किसका अज्ञान? आत्मा के प्रति अज्ञान। आत्मा को नहीं जानता वो, इसलिए प्रकृति में लिप्त हो जाता है। क्या प्रकृति के ही प्रति अज्ञान? भाई आत्मज्ञान में किसको जाना जाता है? मन को ही तो जाना जाता है ना। और मन क्या है? मन भी तो प्रकृति ही है। और मन भरा किससे रहता है? प्रकृति के ही तो विषयों से भरा रहता है। तो आत्मज्ञान का मतलब क्या हुआ? प्रकृति को जानना। और प्रकृति इधर भी है और भीतरी प्रकृति को क्या बोलते हैं? मन। बाहरी प्रकृति को क्या बोलते हैं? जगत। और ये जो भीतरी और बाहरी है इनको मिला दो तो हम कहते हैं जीवन। कुल मिलाकर के आत्मज्ञान में किसको जाना जाएगा? प्रकृति को ही तो जाना जाएगा ना। तो ये जो पुरुष है भीतर, ये प्रकृति से लिप्त हो जाता है क्योंकि इसे प्रकृति का ही ज्ञान नहीं है। और जैसे ही ज्ञान मिलता है पुरुष मुक्त होने लगता है। माने प्रकृति का ज्ञान ही मुक्ति की ओर ले जाता है ना। और प्रकृति के ही ज्ञान का क्या नाम है आज की भाषा में? विज्ञान। माने आध्यात्मिक मुक्ति भी चाहिए तो आप में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, जगत को समझने की उत्कंठा होनी चाहिए, नहीं तो आप लिप्त होते रहेंगे। अज्ञान लिप्तता का कारण बनता है और ज्ञान आते ही लिप्तता हटने लग जाती है। उदाहरण देता हूं आपको। आप डायबिटिक हैं, ठीक? और आपके सामने कोई चीज लाकर रखी गई है, वो मीठी नहीं है, तो आपको लगा मैं इसे खा सकता हूं। और आप जरा घोर किस्म के डायबिटिक हैं, आपकी फास्टिंग चलती है 300, आप वो वाले डायबिटिक है। आपके सामने कोई चीज लाके रखी गई, इतना तो आपको पता था पहले से कि मीठा नहीं खाना है, पर जो चीज लाके सामने रखी गई वो मीठी नहीं है। वो मीठी नहीं है लेकिन फिर भी उसमें स्टार्च इत्यादि बहुत है। ये बात आपको ज्ञात नहीं थी। माने आपको क्या नहीं था? ज्ञान नहीं था। वो चीज आपके सामने लाके रखी गई, वो चीज स्वादिष्ट आपको लग रही है, आप तुरंत उस वस्तु के साथ लिप्त हो गए कि नहीं हो गए?
पुरुष प्रकृति के साथ लिप्त हो गया ना, क्योंकि उसे प्रकृति का ज्ञान नहीं था। तभी कोई आता है और आपको थोड़ा ज्ञान बता देता है, वो कहता है जो तुम खा रहे हो ना वो तुम्हारे लिए शक्कर ही जैसा है, बस मीठा नहीं है, अन्यथा उसमें शक्कर के सारे गुण हैं। तत्काल आप उस विषय से निर्लिप्त यानी मुक्त हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? हाँ या ना? हाँ। जिसको जान गए उससे मुक्त हो जाते हो। अगर कहीं पर आसक्त हो, लिप्त हो, तो मतलब जिससे लिप्त हो उस विषय को, उस वस्तु को अभी जानते नहीं हो। विज्ञान इस तरह से पूरी तरह आध्यात्मिक है। वो आपको बता देता है कि सामने जो चीज है वो क्या है, और जब आप उसको जान जाते हो तो मुक्ति संभव हो जाती है। क्या कहते हैं उपनिषद? उपनिषद कहते हैं विद्या मात्र से मुक्ति नहीं मिलने वाली। विद्या मात्र से मुक्ति नहीं मिलने वाली। विद्या माने मन का ज्ञान, अहम का ज्ञान। उपनिषद बहुत कठोर होकर के जोर से बोलते हैं इस बात को, इतनी जोर से बोलते हैं कि अभी बताऊंगा आगे। वो कहते हैं अविद्या भी चाहिए, और अविद्या भी चाहिए माने अविद्या वैकल्पिक नहीं है, या कि अविद्या कम महत्वपूर्ण नहीं है। अब सुनिए, और ये सुन करके थोड़ी चोट सी लग सकती है। उपनिषद कहते हैं विद्या और अविद्या में अविद्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। अविद्या माने प्रकृति का ज्ञान, ये बाहर जो कुछ फैला हुआ है उसका ज्ञान, विषयों का ज्ञान, भौतिक पदार्थ का ज्ञान, जगत को जानना, ये कहलाता है अविद्या। और भीतरी जगत को जानना ही कहलाता है। उपनिषद कहते हैं दोनों आवश्यक हैं, लेकिन दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, ये उपनिषदों के ऋषियों से ही सुन लीजिए। वो कहते हैं कि अगर अविद्या नहीं है माने दुनिया को नहीं जानते। पहले उल्टा सुनिए, वो कहते हैं अगर विद्या नहीं है मतलब स्वयं को नहीं जानते हो, बस बाहर की दुनिया को जानते हो। अगर विद्या नहीं है, मात्र अविद्या है, तो जाकर गिरोगे, पूरा करो, किसी गहरे कुएं में। अगर भीतरी जगत को नहीं जानते, बस बाहरी जगत को जानते हो, माने विज्ञान है तुम्हारे पास पर अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म माने मन जो भीतर वाला है वो नहीं है, विज्ञान है, अध्यात्म नहीं है, तो ऋषि चेतावनी देते हैं, कहते हैं किसी गहरे कुएं में जाकर के गिरोगे। और ये बात तथाकथित धार्मिक लोगों को बहुत सुहाएगी, बस लेकिन यहीं तक सुहाएगी, आगे का सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। आगे वो कहते हैं लेकिन अगर तुम्हारे पास ये भीतर वाला ज्ञान है और बाहर वाला नहीं है, तो और ज्यादा गहरे कुएं में जाके गिरोगे। जो लोग बस भौतिक ज्ञान रखते हैं वो तो जाके गिरते हैं किसी अंधे गहरे कुएं में, लेकिन जो लोग भौतिक ज्ञान नहीं रखते और सिर्फ तथाकथित आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं, वो और ज्यादा किसी अंधे गहरे कुएं में जाकर के गिरते हैं। फिर आगे ऋषि कहते हैं और जो दोनों को समझते हैं, भीतर को भी और बाहर को भी, वो मृत्यु से पार हो जाते हैं, वो सीधे सीधे आत्मा को पाकर अमर हो जाते हैं। तो ये मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं। हमारे ऋषि, विचारक, मनीषी ये बात बहुत पहले से बोल गए हैं कि इस चक्कर में नहीं रह जाना कि दुनिया का कुछ पता नहीं होगा और आध्यात्मिक मुक्ति मिल जाएगी। आध्यात्मिक मुक्ति पाने के लिए बहुत जरूरी है कि तुमको जगत की, भौतिक विषयों की, विज्ञान की गहरी समझ हो, नहीं तो तुम्हें बस लगता रहेगा कि मुझे कुछ पता है, पता कुछ नहीं होगा। गहरे अंधविश्वास में फंस जाओगे।
और ये होता है ज्यादातर धार्मिक लोगों के साथ कि नहीं? अगर कोई कहे कि वो नास्तिक है तो संभावना यह है कि वो अंधविश्वासी भी नहीं होगा। ज्यादा संभावना यही है ना? अगर कोई कहे कि वो नास्तिक है तो आमतौर पे आप उसमें अंधविश्वास नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कोई वो कहे कि वो आस्तिक है, धार्मिक है, तो संभावना यही है कि आप उसे अंधविश्वासी भी पाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, हमने धार्मिकता का अर्थ लगा लिया है कि भीतरी जगत में हम कुछ गोते मारते रहेंगे और बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ रहेंगे, और बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ होने पर जो पनपता है उसे अंधविश्वास कहते हैं। क्योंकि जब आपको बाहर का कुछ पता नहीं है तो आप बाहर के बारे में कल्पना करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तथ्य से अवगत नहीं तो कल्पना में जीना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी। उन्हीं कल्पनाओं को अंधविश्वास कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? प्रकृति क्या है, कैसे काम करती है, अगर आपको पता नहीं होगा तो प्रकृति ही आपके लिए बहुत बड़ा अजूबा रहेगी। आप उसी में फंसे रहेंगे और उसको लेकर चूंकि आपके पास भ्रांतियां होंगी तो आप अपने बारे में भी भ्रांत रहेंगे। सोचिए ना, मनुष्य की उस दशा के बारे में जब वो यही नहीं जान पाता था कि ये सब जो ऊपर तारे टिमटिमा रहे हैं ये क्या है। जब वो यही नहीं जान पाता था कि सागर में लहरें क्यों उठती हैं, हवा क्यों बहती है, मौसम क्यों बदलते हैं, दिन रात में क्यों परिवर्तित हो जाता है, पेड़ों से पत्ते क्यों झड़ते हैं, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, कोई बीमार क्यों हो जाता है, ये बुखार क्यों आ जाता है, ये जरा जरा सी बातें जब नहीं पता होती थी तो उसको अंधविश्वासी होना पड़ेगा ना। और जो अंधविश्वास में है उसे कौन सी आध्यात्मिक मुक्ति मिलेगी? जिसे अभी दुनिया का ही कुछ पता नहीं, वो तो दुनिया की गिरफ्त में रह जाएगा। उसको छोटी से छोटी बात बड़ा अजूबा लगेगी, कहेगी ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो गया। पानी का रंग वहां देखा तो नीला था, उधर देखा तो हरा है। जरूर इसमें कोई दैवीय चाल है, वो इसी में फंसा रह जाएगा। उसको कहां से मुक्ति मिलेगी? उसको भी यही नहीं समझ में आ रहा उधर नीला है उधर हरा क्यों है। ये इंद्रधनुष छा गया, जरूर ये किसी बाहरी शक्ति का रथ है। और ये जितने रंग हैं ये सब अलग अलग रंगों के घोड़ों को इंगित करते हैं। और ऐसे ही तो तमाम कल्पनाएं हैं पुरानी। कारण यही है विज्ञान का अभाव। आप भीतर की दिशा में जाओगे कैसे जब आप बाहर को ही नहीं समझते? आंखें किधर को देख रही हैं? बाहर को देख रही हैं। सब इंद्रियां सबसे पहले किधर को भागती हैं? बाहर को भागती हैं। और बाहर ही वो जाकर के फंस गई, क्योंकि बाहर कुछ पता नहीं। जहां पता नहीं वहां फंसोगे। जैसे चूहा चूहेदानी में फंसता है, उसे चूहेदानी कुछ पता नहीं तो फंस जाता है। जब बाहर का कुछ पता नहीं तो बाहर ही फंस जाओगे। इंद्रियां भीतर अपने आप को लौटेंगी कैसे? मुश्किल हो जाएगा ना। अच्छा, अभी यहां पे रोशनी जरा कम हो तो आपका ध्यान मुझे सुनने में लगेगा या इधर उधर होने में कि किसी तरीके से वक्ता की शक्ल दिखाई दे जाए? बोलिए। तो आप कैसे ध्यानस्थ हो पाएंगे अगर बाहर का ही माहौल आपके अनुकूल नहीं है? हो सकते हैं फिर भी, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। विज्ञान के अभाव में अध्यात्म मुश्किल हो जाता है। अविद्या के अभाव में विद्या मुश्किल हो जाती है। और साथ ही साथ इस पर तो मैं बहुत बार कह ही चुका हूं कि विद्या के अभाव में अविद्या घातक हो जाती है। जो स्वयं को नहीं जानता, अगर उसे विज्ञान की शक्ति मिल जाती है तो वो व्यक्ति उस शक्ति का घोर दुरुपयोग करता है विध्वंसक कामों के लिए। पर वो अलग मुद्दा है और उस पर हम 100 बार बात कर चुके हैं। आज जो प्रश्न पूछा है वो दूसरी दिशा का है। ये समझ में आ रही है बात?
हाँ, आपको कोई मिले अगर जिसकी नीयत बहुत साफ हो, जो कहता हो नहीं मुझे स्वयं को जानना है, मुझे जीवन के बंधनों से मुक्त होना है, तो एक ये सलाह उसको जरूर दे दीजिएगा। कहिएगा अगर जीवन को जानना है तो जगत को जानो। जब तक तुम्हें यह नहीं पता कि जगत क्या चीज है, तब तक जीवन को नहीं समझ पाओगे, और जीवन को समझोगे नहीं तो जीवन मुक्त कैसे हो जाओगे। हां, हो सकता है कोई बहुत विलक्षण प्रतिभा का धनी जो उस समय भी जीवन मुक्त हो गया हो जब वैज्ञानिक सोच बहुत गहरी नहीं थी, ऐसा संभव है, पर वो होगा कोई करोड़ों में एक। क्या आप हैं करोड़ों में एक? कोई आकर कह सकता है पर ऋषियों के समय तो विज्ञान ने बहुत उन्नति करी नहीं थी, तो वो कैसे जीवन मुक्त हो गए? भाई वो हो गए होंगे, वो तमाम अड़चनों के बावजूद हो गए होंगे। उनमें था इतना आत्मबल कि उनके सर पर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया गया वैज्ञानिक अंधकार का, तब भी वो खड़े हो पाए। क्या तुम में उतना आत्मबल है कि तुम्हारे सर पे उतना बड़ा पत्थर रख दिया जाए तुम तब भी खड़े हो जाओ? और अगर खड़े होना ही लक्ष्य है तो सर पर पत्थर रखना जरूरी क्यों है? अगर मेरा लक्ष्य खड़ा होना ही है तो मैं तो यही कहूंगा ना कि जहां तक संभव है मैं इस पत्थर को हटा ही दूं, या मैं ये कहूं कि फलाना व्यक्ति किसी समय पर किसी शताब्दी में पत्थर रख के भी खड़ा हो गया तो मैं जानबूझ के अपने ऊपर पत्थर रखूंगा। ये कौन सी समझदारी है? समझ में आ रही है बात ये कुछ? और किसी तथाकथित धार्मिक आदमी को आप अवैज्ञानिक बातें करते देखिए या विज्ञान को दुत्कारते देखिए, तो यह तो स्पष्ट है ही कि वो विज्ञान का दुश्मन है। आपको तत्काल यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वो अध्यात्म का भी दुश्मन है। जो व्यक्ति विज्ञान का तिरस्कार कर रहा हो वो अध्यात्म का प्रेमी नहीं हो सकता। इस पर ही कुछ आगे पहले बात करते हैं, फिर आगे किसी और प्रश्न पर जाएंगे। बिल्कुल इसी से संबंधित फॉलो अप पूछिए। नमस्कार आचार्य जी। मुझे ऐसा लगता है जब हम जो नए गुरु आज के ज़माने में आए हैं उनका बड़े स्ट्रेंथ होती है कि आयुर्वेदा, योगा, मेडिटेशन, और जो हमारी आज की ज़िंदगी चल रही थी उसमें कुछ कुछ लाभ इन चीज़ों से असल में होता दिखता भी है। एंटीबायोटिक ज़्यादा, मतलब साइंस के भरोसे चलते थे तो एंटीबायोटिक्स बहुत ले ली, या ज़िंदगी इतनी भागती थी कि मेडिटेशन से थोड़ा फ़ायदा हो गया, या योगा को अपनी ज़िंदगी में लाए तो लाइफस्टाइल डिजीज़ से फ़ायदा हो गया। तो कहीं ना कहीं इन वजहों से इन गुरुओं पे विश्वास थोड़ा सा आता था कुछ समय के लिए। ज़िंदगी नहीं बदलती पर कुछ आराम मिलता है, कुछ रिलीफ होता है। तो इस वजह से बहुत दुनिया, अभी भी बहुत लोगों से बात कर रही थी, सबका पाथ वही रहा, सबका पाथ ऐसे ही रहा, क्योंकि कुछ आराम ज़रूर मिला हर एक से। कहीं ना कहीं पर ज़िंदगी में थोड़ा सा लगा कि हाँ ये जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है इसमें कुछ आराम मिल गया, शायद कोई आयुर्वेदिक दवाई से, या कभी योगा से, कभी इन सब चीज़ों से। पर ऐसी जो आपने बात बोली वो कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं। वो मुझे वो लगता है कि जो हम इस तरफ क्यों भाग जाते हैं जिसमें बड़ा टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, बहुत टेम्परेरी रिलीफ मिलता है हमें, पर अट्रैक्शन मुझे लगता है इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा है, मेडिटेशन, योगा एंड आयुर्वेदा। हम सब उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, मुझे लगता है मैं भी हुई हूँ ऐसा। मतलब प्रश्न नहीं है पर मेरी ऑब्जर्वेशन है। देखिए ये तो पुरानी मानवीय वृत्ति है। हाँ, हम आज जो कुछ भी बने हैं, ठीक है, आप यहाँ सब बैठे हैं, आप समाज के एक अच्छे तबके से आते हैं,
आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपके जीवन में आपकी शिक्षा का बड़ा महत्व रहा है ना। पर आपने खुशियां तभी मनाई जिस दिन ज़्यादा बारिश होने से स्कूल कैंसिल हुआ। ठीक, कितना ना आनंद आता था जिस दिन पता चलता था कि आज मैम बीमार है, क्लास में नहीं आएंगी। और उन्होंने ही आपको जो कुछ दिया है वही आपको ज़िंदगी में किसी काबिल बना पाया। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हमने खुशियां तभी मनाई जब पता चला कि आज मैम की तबीयत ख़राब है। आज तबीयत ख़राब है तो स्कूल नहीं आई हैं, फ्री पीरियड है। आज आपसे कोई बात करता है तो आप अपनी शैक्षणिक योग्यता बताते हैं, है ना। और जिन्होंने पढ़ाई लिखाई अच्छी कर ली है या जिनके अंक अच्छे आए थे, श्रेणियाँ उत्तम थीं, उनको बड़ा गर्व रहता है अपनी उपलब्धियां गिनाने में। लेकिन स्कूल कॉलेज में टीचर हमें वही पसंद आते थे जो कुछ नहीं पढ़ाते थे, और क्लास में आकर के क्या करते थे, कुछ राहत दे जाते थे। और राहत क्या दे जाते थे, उसके पहले के जो 2 पीरियड थे उसमें कड़ी पढ़ाई हो गई। जब कड़ी पढ़ाई हो गई तो किलमिला रहे हैं बिल्कुल। और फिर वहाँ पर एक गुरुजी प्रवेश करते हैं जो खुद ही नहीं जानते कि वो क्या पढ़ाने के लिए आए हैं, पर 1 घंटा तो उनको काटना है, तो 1 घंटा आपको सिर्फ हंसाते हैं। और वो गुरुजी पूरे कॉलेज में चमकते सितारे बन जाते हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए। गुरुजी को छोड़िए, स्कूल कॉलेज में जिनको हम बोलते हैं ना कि भाई ये बंदा क्लास की जान है, ये कौन से बंदे होते थे? ये कौन से होते थे? छटे हुए, वही हमें पसंद आते हैं। जो क्लास का सबसे मेधावी छात्र होगा, जो चुपचाप अपना पढ़ता रहता होगा, और बल्कि जिसके पास आप जाएं तो वो आपको भी कुछ 2-4 सवाल बता दे, आपकी मदद कर दे, उसको आप कभी नहीं कहेंगे कि ये तो क्लास की जान है, कभी नहीं कहेंगे। उसको आप बोल देंगे बुकवर्म है, किताबों से बाहर क्या जानता है। अजी, जिंदगी किताबों से नहीं चलती। और जो एकदम लुच्चा होगा क्लास का, वो सबकी आंख का तारा रहता है ना। तो बस ऐसे ही है। और वो जो लुच्चा है वो राहत तो थोड़ी दे ही जाता है, मजा तो आ ही जाता है उसके साथ। क्या बोलूं मैं इसमें। और बाकी ये जो मेरी टिप्पणी है ये आयुर्वेद के प्रति नहीं है। आयुर्वेद से मैंने भी लाभ उठाया है, आयुर्वेद के प्रति मुझ में पूरा सम्मान है और खूब लाभ लिया है मैंने आयुर्वेद से। तो ये व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है कि मैं कह दूं कि आयुर्वेद बेकार की चीज़ है, नहीं। ये मेरी टिप्पणी वो जो क्लास की जान है उसके लिए है। तो ये तो है ही है कि बच्चों को कितना ज़्यादा पसंद आते हैं नाना नानी दादा दादी, खास तौर पे जब उनसे मिलना हो वेकेशंस में। और फिर उनको आप बोलिए कि चलो अब छुट्टी खत्म हुई, घर चलो, तो कितना उपद्रव करते हैं कि नहीं? आजकल पता नहीं होता है कि नहीं, तब होता था। जो कुछ ऐसा है जो सच में आपके काम आता है वो कभी नहीं हमें सुहाता है। और जो कुछ हमारी उद्दंड और पाशविक वृत्तियों को प्रोत्साहन देता है, हमें वही तो पसंद आता है। जीवन का कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, आप युवा होने लगते हैं, आप तत्काल किसके प्यार में पड़ते हैं? जो बहुत धीर गंभीर समझदार सयाना होता है, बहुत मेधावी होता है, हाँ, जो आपके कॉलेज का सबसे सिंसियर लड़का या लड़की था वो आपको सबसे ज्यादा भाता था? नहीं। जो जुल्फें ऐसे लटका करके बाइक पर, पसंद तो वही आता था।
भले उसके साथ जाने पे जिंदगी बर्बाद होनी हो, लेकिन पसंद तो वही आता है। और जो वो पढ़ लिख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, वो किताबी कीड़ा कहलाता है। इसमें इसके कुछ नहीं है। तो बस यही है इसमें, अब और क्या बताऊं। देखिए, जो एक मॉडर्न हॉस्पिटल होता है ना, ये थोड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन उसका जो चरित्र है वो थोड़ा अमानवीय होता है, इनह्यूमन होता है। और इसमें विज्ञान की गलती नहीं है, इसमें मैनेजमेंट की, प्रबंधन व्यवस्था की गलती है। आप वहाँ जाते हो, आपको तत्काल डायग्नोसिस करके यहाँ भेज दिया जाता है, वहाँ भेज दिया जाता है, क्योंकि विज्ञान तो वस्तुओं से डील करता है ना। विज्ञान का काम मनुष्यों से डील करना नहीं है। विज्ञान का विषय, विज्ञान का पूरा वास्ता जिससे पड़ता है वो कौन है? वस्तुएं, व्यक्ति नहीं। आप जब एक अस्पताल जाते हो तो थोड़ा बहुत ये निश्चित रूप से होता है कि आपके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जो वस्तुओं के साथ किया जाता है। ये विज्ञान की मजबूरी है, और कुछ हद तक ये उस अस्पताल के प्रबंधन की विवशता है, और कुछ हद तक ये उनकी नाकाबिलियत है कि आपके साथ थोड़ा तो व्यवहार ऐसे ही किया जाएगा जैसे आप एक वस्तु हो। तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम डिह्यूमनाइज हो रहे हो, हमारे साथ एक अमानवीय कृत्य किया जा रहा हो, बुरा सा लगता है। क्योंकि उनको तो आपकी बीमारी से मतलब है, आपकी बातों से नहीं मतलब है। आपने देखा है कई बार आप जाते हैं डॉक्टर के पास और आप अपनी राम कहानी उसको बता ही रहे होते हैं, इतने में वो आपका पर्चा लिखना शुरू कर देता है, आपकी बात ही नहीं सुन रहा है। और आप कहते हो मेरे इमोशंस की कोई वैल्यू ही नहीं। भाई, वो आपके इमोशंस को डील करने के लिए नहीं बैठा है ना वहां पर। उसने आपकी रिपोर्ट देखी है, उसने आपकी पल्स देखी है, और उसने आपको यहां पर सुन लिया क्या चल रहा है, उसको पता चल गया आप क्या। वो आप बता रहे हो नहीं मैं सोती हूं, फिर मैं जगती हूं, फिर मुझे ना सपने आते हैं, और वो सुनने को राजी नहीं है क्योंकि बाहर 10 मरीज और खड़े हुए हैं। तो हमें लगता है हमारे साथ इनह्यूमन व्यवहार हो रहा है। फिर आप जाते हो बाबा जी के पास। बाबा जी के पास वैसे ही कोई विज्ञान नहीं है कुछ जानने को, उनको वैसे ही अकल नहीं है कि वो रिपोर्ट पढ़ी कैसे जाएगी। तो उनके पास पूरा पूरा समय आपकी कहानी सुनने के लिए, और आप बैठो और बाबा जी से गॉसिप करो, कर भी लेंगे। आपको लगता है ये आदमी है जो मेरे दिल की समझता है। और ये निजी जिंदगी में भी होता है कि नहीं होता है? कोई आपकी स्कूल की फीस दे रहा हो, कोई आपके सारे खर्चे उठा रहा हो, वो हमें कहां बहुत पसंद आता है? हमें पसंद वो आता है जो हमारे साथ गॉसिप लड़ाता है। हाँ या ना? माँ बाप के लिए दोस्तों से कम झूठ बोला होगा आपने, लेकिन दोस्तों के लिए माँ बाप से आपने खूब झूठ बोले होंगे। बोलिए, यही हुआ है ना? दोस्तों की खातिर माँ बाप से सब झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यों? काम तो आपके माँ बाप आ रहे हैं, आपके खर्चे उठा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, पालन पोषण सब वहां से मिल रहा है। दोस्त से क्या मिल रहा है? दोस्त से मज्जे मिल रहे हैं। तो जो मज्जे दे जाएगा वो बहुत पसंद आएगा। अध्यात्म में इसको श्रेय और प्रेय के बीच का भेद कहते हैं। कहते हैं जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य होता है ये श्रेयस की जगह प्रेयस की ओर भागता है। ये नहीं देखता कि श्री किधर है, श्री माने शुभता। ये नहीं देख पाता कि श्रेय किधर है, श्री किधर है। ये बस यही देखता रहता है कि प्रिय किधर है। वो प्रिय की ओर भागता रहता है, जो प्रिय लगा उसकी ओर जाके चिपक जाता है। और साइंस में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको प्रिय लगे। साइंस हार्ड है, इनह्यूमन नहीं है, पर ए ह्यूमन है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। उसमें भावनाओं इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं है। तो फिर मैं पसंद नहीं आती। बस ये है।
नमस्कार आचार्य जी। आपने अभी कहा कि अहम के लिए विद्या और अविद्या दोनों ही महत्वपूर्ण है, और उसमें भी अविद्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि अविद्या की गहरी समझ चाहिए। अब ये गहरी समझ से क्या आशय है आपका? क्योंकि प्रकृति तो अनंत है, उसमें विषय भी अनंत हैं, तो मैं रेखा कहाँ खींचूंगा कि कितनी समझ मुझे चाहिए उसकी, उससे क्या आशय है यही आपका? समझ चाहिए कि वो जो सब अनंत विषय हैं, विविधताएं हैं, उनको आप एक करके देखने लगें। एक ना भी कर पाए तो कम से कम जो अनंत हैं उनकी संख्या एकदम घटा दें। विविधताएं जितनी दिखेंगी, मन उतना ज्यादा आशान्वित होगा कि कहीं ना कहीं तो मुझे इन्हीं में चैन और मुक्ति मिल जाएंगे। हम कैसे हैं भीतर से? बेचैन है। जी। और चैन हम कहाँ खोजते हैं? बाहर। बाहर। बाहर अगर मुझे, अब आप सब बैठे हुए हो, बाहर अब मुझे दिख रहे हैं कि 500 विकल्प हैं, तो मेरे लिए आशा की कितनी संभावनाएं तैयार हो गई? 500। मैं कहूंगा चलो, अब मुझे, जीवन है मेरा सीमित 70-80 साल, अब मुझे 5 जगह ठोकर मिलेगी तो भी मेरी 495 आशाएं, लाइफलाइंस बरकरार रहेंगी ना। मैं कहूंगा अभी तो और इधर ही प्रयास करते रहो, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और प्रयास करने में क्या होगा? जीवन निकल जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। तो शुरुआत करी जाती है, देखिए कि भले ही विविधता है, ये संख्याएं इतनी ज्यादा है, पूरा सांख्य योग इसी पे है। सांख्य जानते हैं ना, संख्या से आता है कि विविधताएं बहुत हैं, लेकिन मूल तत्व तो गिनती के हैं। मूल बात गिनती की है। तो अगर 2 जगह ठोकर लग गई तो मान लो कि 200 जगह ठोकर लग गई। जितने आपको भेद दिखाई देते हैं ऊपरी है, भीतरी तत्व तो एक ही है, और वो भीतरी तत्व तो आत्मा नहीं है, वो कुछ और है। तो जो व्यक्ति जगत को समझता है उसकी पहचान ये होती है और उसको लाभ ये मिलता है कि वो 2-4 अनुभवों से ही बहुत गहरी सीख ले लेता है। वो फिर जीवन भर ठोकरें नहीं खाता रहता। और इसमें विज्ञान एक तरह से बहुत मददगार होता है। आप समझिएगा, अगर आपको ये पता लगने लग जाए कि मान लीजिए आपने ये आशा बांध रखी है कि बाहरी किसी न किसी चीज में कोई भीतरी तत्व होता है, और वो जो भीतरी तत्व है उसको आपने नाम दे दिया है, मान लीजिए गॉड एलिमेंट का। आपको बता दिया गया है कि बाहर जो है दुनिया में इतनी चीजें हैं, और उनमें से कुछ चीजें हैं जिनके भीतर एक विशिष्ट तत्व होता है, गॉड एलिमेंट। तो मेरे भीतर जो गॉड की प्यास है वो बुझ जाएगी जिस दिन मैं उस चीज को पालूंगा जिसके भीतर। मुझ में किस चीज की आकांक्षा है? मोटे तौर पे मैं कह रहा हूं गॉड की। मैं अभी उसको चैन या पीस या सेल्फ या आत्मा नहीं कह रहा, ठीक है? आमतौर पे लोग उसको गॉड बोलते हैं, तो मैं गॉड ही बोल रहा हूं। तो मुझे गॉड की तलाश है, और मुझे किसी ने आके बता दिया कि दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 500 600 800 ऐसे करके इतनी चीजें हैं, इनमें से किसी न किसी चीज में गॉड एलिमेंट होता जरूर है। तो अब मैं जीवन भर क्या करने वाला हूं? क्या करने वाला हूं? खोज करेंगे। फिर आता है एक वैज्ञानिक जो बोलता है भाई तुझे कुछ भी दिख रहा है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, खत्म। तो उस साइंटिस्ट ने मुझे बचा लिया कि नहीं बचा लिया? उसने मेरी आशा बिल्कुल तोड़ दी, और मेरी आशा तोड़ के उसने मुझे बचा दिया। उसने मुझे बता दिया कि ऊपर ऊपर से सारी चीजें अलग दिख रही हैं, अंदर अंदर सिर्फ और सिर्फ ईएनपी चल रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अलावा कुछ नहीं है। जो चीज तुझे बहुत प्यारी लगती है वो भी क्या है? ईएनपी। जो चीज तुझे बहुत अपवित्र लगती है वो भी क्या है? ईएनपी। मैं बच गया कि नहीं बच गया? तो शुरुआत होती है जब आप विविधता में एकता देखना शुरू कर देते हैं, जब आपको दिखने लगता है कि ऊपरी ऊपरी हैं सारे भेद, इनके भीतर भीतर तो एक ही तत्व चल रहा है। अध्यात्म उस तत्व को सीधे कह देगा प्रकृति। विज्ञान और ज्यादा एक व्यवस्थित अप्रोच लेता है, तो वो पहले कहेगा नहीं, सब में भीतर ही भीतर मॉलिक्यूल्स हैं और स्पेस है, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। फिर कहेगा मॉलिक्यूल्स एटम्स से बने होते हैं, फिर वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में घुसेंगे। लेकिन विज्ञान जो भी करता जा रहा है बताता आपको एक ही चीज जा रहा है कि भीतर ही भीतर एकत्व है, भीतर ही भीतर एकदम एकत्व है। अब
एल्केमी चला करती थी एक समय पर, और बड़ी खोज रहती थी कि सोना कैसे बनाया जाए। लोग प्रयोग करते थे सोना बनाने का, और सोने बनाने के प्रयोग में बड़े बड़े राज्यों ने बड़ा बड़ा पैसा लगा दिया, और एक से एक धोखेबाज ये एल्केमिस्ट होते थे। ये कहते थे थोड़ा और आप मुझ में निवेश करिए, फंड्स दीजिए, मैं आपको बता दूंगा सोना कैसे बनाया जाता था। राजा लोग कहते थे जरूर ठीक है। विज्ञान आपको आके बता देगा कि गोल्ड किसी भी और एलिमेंट से तैयार नहीं हो सकता। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ही कर लो तो अलग बात है, उसके अलावा नहीं हो सकता। राजा बच गया कि नहीं बच गया? राज्य का पैसा बच गया कि नहीं बच गया? विज्ञान आपको बता देता है कि बाहरी दुनिया क्या है। इससे आप बाहरी दुनिया में भीतरी खोज के लिए भटकने से बच जाते हो। जब आप जान जाते हो बाहरी दुनिया क्या है, तो बाहरी दुनिया में आप भीतरी खोज के लिए भटकने से बच जाते हो। उदाहरण के लिए आपको बोल दिया गया कि किसी कुएं में कोई विशिष्ट जल है जिसको पीने से आदमी अमर हो जाता है, या फलानी बीमारी का इलाज हो जाता है। आप जा रहे हो उस कुएं के लिए, समय भी लगा रहे हो, संसाधन भी लगा रहे हो। विज्ञान सीधे उस पानी को जांच के आपको बता देगा इसमें कुछ है खास कि नहीं है। आप बच गए ना? बचे कि नहीं? बाहर की सारी हमारी जो तलाश है वो भीतरी शांति की ही है। इतना तो हम समझते हैं ना। बाहर जो हम भटक रहे होते हैं वो भीतरी शांति के लिए ही भटक रहे होते हैं। तो बाहर का यथार्थ अगर पता चल जाए तो भीतरी जो भटकाव है वो कम से कम एक गलत दिशा नहीं पाता। नहीं तो बाहर एक अनंत ब्रह्मांड है, उसमें जीवन भर भटकते रहो, 10,000 साल तक भटकते रहो, चैन नहीं मिलेगा। और भटकोगे इसीलिए क्योंकि एक जगह कोशिश करने के बाद लगेगा कि अभी और भी तो जगह हैं, वहां भी तो आजमा लें। विज्ञान बता देता है जितनी जगह हैं सब एक हैं, सब एक हैं। और विज्ञान न बताए तो न जाने कितनी तरीके के भीतरी भ्रम पाले रहोगे। जो पूरी जंग ही है, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ी इसलिए गई क्योंकि हिटलर को लगता था यहूदियों का रक्त जो है वो बाकी जातियों के रक्तों से अलग होता है, सुपीरियर ब्लड। और विज्ञान तुरंत आगे क्या बता देगा? विज्ञान हिटलर से कहेगा तुझे गोली वोली लग गई और खून चाहिए होगा ना, तो जिसका मिले ले लेना, खून खून बराबर होते हैं। बस जो तेरा ब्लड ग्रुप है उसकी जांच कर लेना, उसके अलावा कहीं कोई अंतर नहीं होता। लेकिन चूंकि उसको बाहर की समझ नहीं थी तो उसने देखो भीतरी कितना बड़ा आडंबर पाल लिया। एक छोटी सी चीज नहीं पता थी कि रक्त क्या है, और रक्त के न पता होने के कारण उसने भीतरी एक स्वांग खड़ा कर लिया कि एक नस्ल, एक रेस, एक एथनिसिटी दूसरों से बेहतर होती है। बताओ अगर वैज्ञानिक समझ पूरी हो तो क्या जाति प्रथा बच सकती है? बोलो। और आज के युग के जो बड़े बड़े हमने ढकोसले पाल रखे, उदाहरण के लिए स्त्रियों के प्रति बहुत जबरदस्त लोगों के मन में एक द्वेष होता है, एक भेद का भाव होता है। क्या वो बात वैज्ञानिक दृष्टि से तर्कसंगत होती है? पर आप माने रहते हो ना कि हाँ होता है, ऐसा होता है। और वो मानने के कारण आप भीतरी तौर पर तबाह हो जाते हो। कहने को आपका अज्ञान बाहरी है, पर वो तबाह आपको भीतर से करता है। तो भीतरी मुक्ति के लिए भी बाहरी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब हर आदमी वैज्ञानिक तो बन नहीं सकता। आप पूछोगे कहां तक हो बाहरी ज्ञान? जहां तक आपके पास बाहरी धारणा है वहां तक बाहरी ज्ञान जरूर रखें। जिन चीजों के बारे में आपके पास कोई बाहरी धारणा ही नहीं है वहां फिर बाहरी ज्ञान की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान का काम तो अज्ञान को काटना है। अगर बाहरी अज्ञान ही नहीं है तो फिर किसी, उदाहरण के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्राह्मण का रक्त किसी अन्य दूसरे रक्त से श्रेष्ठ होता है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप जाकर के पढ़ाई करो और पता करो कि ये रक्त चीज क्या होती है।
थोड़ा किताबें खोलो, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू वो चैप्टर खोलो और देखो कि ये रक्त क्या चीज होती है। लेकिन अगर आपके पास ये धारणा ही नहीं है रक्त वाली, तो फिर आपको कोई आवश्यकता भी नहीं है रक्त के विषय में पढ़ने की। फिर आपको अपने ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन आवश्यकता नहीं है। यूं ही पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, अच्छी बात है। समझ में आ रही है बात? बाहर की दुनिया को लेकर के आपके पास जो भी धारणाएं हैं उस विषय में जरूर पढ़ाई करिए। धारणाएं नहीं है तो फिर कुछ जरूरत नहीं है। आप धारणा मुक्त हो गए तो फिर आप विज्ञान मुक्त भी हो सकते हैं, पर जब तक आपके पास धारणाएं हैं तब तक आपको विज्ञान चाहिए ही चाहिए। भीतर हमें अपने आप को लेकर धारणाएं होती हैं। दो तरह के झूठ होते हैं, यहीं से शुरुआत करी थी ना हमने बात की। एक भीतरी झूठ होता है, एक बाहरी झूठ होता है, और दोनों झूठ एक दूसरे को सहारा देकर चलते हैं। भीतरी झूठ है, उनको काटने के लिए क्या चाहिए? अध्यात्म, जो आपसे कहेगा देखो अपने कर्मों को, अपनी भावनाओं को, अपनी वृत्तियों, अपने विचारों को, है ना। तो वो भीतर की ऑब्जर्वेटरी होती है, भीतर की प्रयोगशाला। तो भीतरी झूठ ऐसे काटा जाता है। और बाहर को लेकर धारणाएं होती हैं, उसके लिए आपको एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला चाहिए। अब प्रयोगशाला में मत जाइए खुद, लेकिन जिन्होंने प्रयोगशाला में करे हैं प्रयोग और निष्कर्ष निकाले हैं, उनकी बात पढ़ लीजिए। धारणा नहीं है तो फिर बहुत कोई जरूरत भी नहीं है। बाहर की दुनिया को लेकर हमारे पास धारणाएं हैं या नहीं हैं? कैसी धारणाएं होती हैं? बोलिए उदाहरण के लिए। हाँ, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को लेकर के होती हैं। कोई कहता है कि खाना खराब हो जाता है ग्रहण वाले दिन। अगर आपके पास ये धारणा नहीं है तो इस पे किसी शोध की आपको जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी ये धारणा है कि ग्रहण के दिन खाना खराब हो जाता है, तो फिर पढ़ाई जरूर करिए, क्या सचमुच होता है। और क्या धारणाएं होती हैं लोगों की बाहर की दुनिया को लेके? साधारण धारणाएं ही बता दो ना, मतलब अंधविश्वास वाली धारणाएं बताने की जरूरत नहीं है। साधारण धारणाएं भी जो होती हैं जिंदगी को लेके हमारी, कि बाहर ऐसा बिल्ली रास्ता काट गई, प्रयोग कर, इस पे पढ़ लो कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो कुछ होता है क्या, और बिल्ली रास्ता काट गई, इस धारणा की शुरुआत कहां से हुई थी, ये भी पढ़ाई कर लो। और क्या धारणाएं होती हैं? हाँ जी। अब उस धारणा को विज्ञान नहीं बहुत आपके लिए जांच पाएगा, क्योंकि वहां तो ये कहते हैं ना कि स्नान करके नहीं जाओगे तो देवता रुष्ट हो जाएंगे। अब विज्ञान बेचारे कि देवता तक पहुंच ही नहीं है, तो वो कैसे जांचेगा कि रुष्ट हुए कि नहीं हुए? लेकिन हाँ, एक दूसरी चीज है जो विज्ञान जरूर जांच सकता है। उदाहरण के लिए, मासिक धर्म चल रहा है तब वहां मत जाना, क्योंकि आपके शरीर से गंदे वाइब्रेशन निकलते हैं। ये विज्ञान जांच देगा कि वाइब्रेशन तो भाई हमारा क्षेत्र है, लाओ जांचे देते हैं, इतना जांच देगा। देवी देवता नहीं जांच सकता, लेकिन शारीरिक वाइब्रेशन विज्ञान जांच देगा और आपको बता देगा कि कुछ नहीं निकलता। जैसे अन्यथा थे वैसे ही आज भी हो, जाना है तो जाओ, नहीं जाना मत जाओ। गंगा जल में कुछ विशेष है, नाप लीजिए, पानी लीजिए, नाप लीजिए। जो अब यही बात है ना, देखो गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस लगता है, और गाड़ी चलाना कितनी ऊंची और कितनी श्रेष्ठता की बात है वो हम जानते ही हैं, है ना। वो इतनी ऊंची बात है कि जिसका आदमी के पास जैसे ही थोड़ा पैसा आता है वो कहता है कि ले भाई 10-20 हज़ार रुपए तू ले ले, तू चला दे गाड़ी। गाड़ी चलाना इतना ऊंचा काम है। आपको बोला जाए मैं जिंदगी भर तुझे मौका देता हूं गाड़ी चलाने का, कोई विशेष खुशी तो नहीं होगी आपको, कि होगी? लेकिन उसके लिए भी लगता है लाइसेंस। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, इन शब्दों का उपयोग करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं लगता। तो ऐसे लोग जिनको फिजिक्स भी नहीं पता, जो 8वीं की फिजिक्स नहीं जानते, वो क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं। उनसे पूछो क्वांटा माने क्या होता है, तो इतना ही बता दे, अच्छा छोड़, उन्हें नहीं पता होगा। पर क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम एंटेंगलमेंट, एक आया, मैंने पूछा कैसे, तू बोल रहा है कि नहीं नहीं ऐसा ही है, फलानी से प्यार हो गया है और पक्का है, छोड़ नहीं सकता। तो बोल रहा है नहीं वो प्यार नहीं है, वो क्वांटम एंटेंगलमेंट है। और ये बात आपको रोचक नहीं लगती कि वैसे तो हमें विज्ञान से इतनी नफरत है,
लेकिन अपनी तथाकथित धार्मिक बातों को भी जायज ठहराने के लिए सहारा हम विज्ञान का ही लेते हैं। कोई आप अनाप शनाप अंधविश्वास की उलझुल बात कह रहे होगे, लेकिन आपको सिद्ध करना है कि वो बात जायज है, तो आप कहोगे ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी साबित होती है। ये ऑरा और ये वाइब्रेशन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, इसको सही साबित करने के लिए उद्धरण निकोला टेस्ला का ही लेके आते हो। क्यों यार, विज्ञान तो एकदम ओछी चीज है, तो वैज्ञानिकों को क्यों कोट कर रहे हो? और ये बात मुझे शुरू से ही बड़ी विचित्र लगती थी कि वैज्ञानिक अपनी बातों को सही ठहराने के लिए कभी धार्मिक कोट नहीं देते, या देते हैं? ऐसा तो नहीं पढ़ा होगा आपने कि आपको कोई फिजिक्स में प्रॉब्लम दी गई है सॉल्व करने के लिए और आप उसमें कोई श्लोक लिख दें। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो चलेगा नहीं। लेकिन ये लोग जिन्हें उल्टी पुल्टी बातें फैलानी है, ये जरूर कहेंगे कि ये बात ना, ये विज्ञान से भी जाहिर होती है, ये विज्ञान से है। थोड़ा अगर हम एक जागृत समाज होते तो जहां कहीं पाते कि वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है, वहां से तत्काल उठ खड़े होते। लेकिन हम हैं नहीं, मूल कारण आंतरिक ही है। हम धोखे में हैं और हमें धोखे में ही रहना है। उससे दुख हमें ही मिलता है, लेकिन फिर भी हम चेतते नहीं हैं। सर, मनोविज्ञान भी क्या विज्ञान का ही एक शाखा हुआ? और जैसे आजकल डिप्रेशन चल रहा है, डिप्रेशन के नाम पर बाइपोलर डिजीज़ और बहुत सारी की डिजीज़ के लिए अलग अलग टाइप की मेडिसिन दी जाती है, और इस टर्म का नेगेटिव उपयोग भी आज की सोशल मीडिया में भी किया जाता है, जिसमें छोटी छोटी बात को लेकर बोल दिया जाता है कि मेरे को डिप्रेशन है, और वहाँ पर हमारे जो मन जो हमारे साथ खेल रहा होता है, उस चीज़ को समझने की बजाय उसको हर चीज़ को साइंस का दुरुपयोग करके उसमें लिया जाता है। हाँ, वही है, बिल्कुल वही है। देखो, जब तक आप साइंटिफिक मेथड से अभ्यस्त ना हो, आपको नहीं पता चलेगा कि कितना ज़्यादा रिगर होता है साइंस में। वहाँ आप एक छोटी से छोटी चीज़ बोलने से पहले 1000 दफ़े प्रयोग करते हो, बहुत कठिन इक्वेशंस होती हैं, उनको हल करते हो, तब जाकर के आप किसी निष्कर्ष पर आते हो। और वो एक बुद्धि का बहुत बहुत ऊंचा और सूक्ष्म उपयोग होता है, तब जाकर के विज्ञान किसी नतीजे पर पहुंचता है। लेकिन विज्ञान जिस नतीजे पर पहुंचा है, कोई दूसरा आदमी जिसने उस नतीजे तक पहुंचने की कीमत नहीं चुकाई है, वो उसको उठा करके उसके बारे में कुछ आएं बाएं बोलना शुरू कर देता है। ये बड़ी गड़बड़ बात हो जाती है। हाँ, अब मुझे ये सदा से अजीब लगता था, कहते करोड़ों डॉलर का निवेश हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं हैं, उसमें दुनिया के जो ऊंचे से ऊंचे वैज्ञानिक हैं वो जान लगा करके मेहनत कर रहे हैं, और तब भी कुछ बातें हैं जो अभी वो नहीं समझ पा रहे हैं। धीरे धीरे करके साल दर साल उन बातों पर से पर्दा हटता है, कई बार दशकों लग जाते हैं। लेकिन ये जो आम सड़क पे चलता हुआ आदमी होता है, ये उन बातों को लेकर के ऐसे बोल देता है जैसे हाँ हमें तो पता ही है। कैसे बोल देते हो भाई, कैसे बोल देते हो? उदाहरण के लिए, यूनिवर्स का विस्तार कितना है, साइंस अभी ये बता पाने की स्थिति में नहीं है।
कोई आप पूछें कि यूनिवर्स की डायमेंशन बता दो, तो उसको लेकर के अभी बहुत तरह की बातें हो रही हैं। कोई डायमेंशन बता पाना संभव है कि नहीं है, वो भी नहीं है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है या कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्स है या पल्सेटिंग यूनिवर्स है, उसको लेकर के भी अभी अलग अलग थ्योरीज हैं, वो आपस में कॉम्पीट कर रही हैं, रिसर्च अभी चल रही है। लेकिन आप यूं ही किसी से मिलिए, सड़क के आदमी से, वो कहेगा ये जो ब्रह्मांड है ना, हमें तो पहले ही पता था कि इलिप्टिकल है, इसीलिए तो इसे ब्रह्मांड बोलते हैं। अंडा, अंडे के भाई बोल दिया गया था, अच्छी बात है, लेकिन चीज इतनी सस्ती नहीं है ना कि तूने बिल्कुल फूंक में उड़ा दी। वो जो लोग वहाँ लैब्स में बैठ करके तमाम तरह की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उनमें तुझसे थोड़ी सी तो ज़्यादा बुद्धि होगी ना, या कम से कम तेरे जितनी तो बुद्धि होगी उनमें। और वो सैकड़ों टॉप रिसर्चर्स हैं, तुमने उन सबको बिल्कुल यूं ही फूंक मार के उड़ा दिया। तुम कितने बड़े ज्ञानी हो। लेकिन चूंकि हम खुद साइंटिफिक मेथड के रिगर से गुजरे नहीं हैं, इसीलिए हमारा दिल नहीं दहलता साइंस के बारे में कोई हल्की बात बोल देने में। जिस व्यक्ति ने उदाहरण के लिए IIT JEE की एक आध 2 साल गंभीरता से तैयारी करी हो, भले ही फिर वो सफल ना हुआ हो उसमें, पर अगर सिर्फ तैयारी भी कर ली है, उसके बाद वो हल्के में नहीं ले पाएगा साइंस को। वो अच्छी तरह जानता है कि फिजिक्स का सवाल सामने आ जाता है, 2 घंटे सर खुजाते रहते हो, एक अक्षर लिखते नहीं बनता, तो ऐसे कैसे मैं फिजिक्स की किसी बात में अपना मुंह खोल दूं। फिजिक्स के सामने इस छात्र का अहंकार अब थोड़ा नमित हो चुका है, थोड़ा टूट चुका है, क्योंकि इसने एक रिगरस तैयारी करी थी। क्योंकि इसने तैयारी करी थी, इसीलिए ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। ये अब कभी विज्ञान के सामने बदतमीजी नहीं करेगा। इसको मालूम है कि विज्ञान की छोटी छोटी समस्याएं तो तुम सुलझा नहीं पाए, तुम बड़े वैज्ञानिकों के सामने क्या मुंह खोल रहे हो। ये लोग जो बात करते हैं, क्वांटम शब्द का इस्तेमाल करने की भी बात हो रही थी, इनके सामने आप रख दीजिए ना मैक्सवेल्स इक्वेशंस रख दीजिए, और कहिए थोड़ा सा कुछ बता दीजिए इसके बारे में, और कहिए कि 10 साल दे रहे हैं, और 10 साल तुम्हें शोध करने के लिए नहीं दे रहे। 10 साल ये, हाँ 10 साल शोध करने के लिए नहीं दे रहे, 10 साल सिर्फ इनको सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, और जिसका सॉल्यूशन है बहुत पहले हो चुका है। सॉल्यूशन बहुत पहले, कई दशकों पहले हो चुका है तुम्हें, लेकिन 10 साल दे रहे। 10 साल में जो किताब पढ़नी हो, जो समझना हो, जो करना हो, उसके बाद इसको थोड़ा सा, चलो तुम सॉल्व पूरा मत करो, 2 स्टेप्स आगे बढ़ के दिखा दो कि इनका क्या करना है। तब ये आदमी फिर थोड़ी तहजीब सीखेगा, तब ये आदमी फिर अपना मुंह बंद रखना सीखेगा। अभी हिग्स बोसॉन की बात चल रही थी, उसी को तो गॉड पार्टिकल बोल दिया था ना। तो जितने ये धर्मगुरु थे, इन्हें गॉड शब्द पकड़ में आ गया, बोले अच्छा ये तो हमारे एरिया की बात है, गॉड पार्टिकल। हाँ गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल बोले पता है क्या होता है? गॉड पार्टिकल कुछ नहीं होता, एक पार्टिकल होता है जिसको गॉड जब छू देता है तो उससे पूरा यूनिवर्स तैयार हो जाता है। बोल रहे ये देखो, इनको इतने लंबे चौड़े एक्सपेरिमेंट करने पड़ रहे हैं, हम ऐसे ही बता देते हैं क्या होता है। क्या चल रहा है ये, कहाँ गुजार रहे हैं हम। वो कह भी देते हैं, आप सुन भी लेते हैं। चाहे वो विज्ञान हो कि मनोविज्ञान हो, टेक्निकल टर्म्स के साथ मजाक करने की अनुमति किसी को नहीं होनी चाहिए। चाहे वो क्वांटम एंटेंगलमेंट हो या डिप्रेशन हो, ये सब बहुत स्ट्रिक्टली डिफाइंड टेक्निकल टर्म्स हैं, इनका हल्के में उपयोग नहीं कर सकते।
आप ऐसे नहीं बोल सकते कुछ भी कि ये कैसी सी बात होगी। कोई बोले हाँ भाई तुम्हारी हाइट क्या है, आप बोलो 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तुझे पता भी है क्या बात हो रही है। वो एक टेक्निकल टर्म है, उसको ऐसे नहीं बोला जाता कुछ भी, इतने डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ भी। पूछे हाँ भाई कितनी स्पीड से आ रहे हो, तो वो आंसर दे रहा इतने जूल्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या बोल रहे हो तुम। हाँ फिजिक्स में ये लिख दोगे कि मेरी स्पीड है जूल्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो पीटे जाओगे। लेकिन आम वार्तालाप में इस तरह बोल देते हो तो चल जाता है। फिर मेरे मन का एक्सीलरेशन हो गया, क्या बोल रहे। इसी को कहते हैं सूडो साइंस। सूडो साइंस का अर्थ साइंटिफिक इलिटरेसी नहीं होता। सूडो साइंस का अर्थ होता है साइंटिफिक टर्म्स का इस्तेमाल करना जहां तुम्हें उसका मतलब भी नहीं पता है, उसको कहते हैं सूडो साइंस। जो साइंटिफिकली इलिटरेट है, अगर उसमें इतनी विनम्रता है, इतनी ह्यूमिलिटी है कि वो साइंटिफिक टर्म्स का इस्तेमाल ही ना करे, तो ठीक है, कोई बड़ी गलती नहीं हो गई। गलती तब होती है जब आप साइंटिफिकली इलिटरेट होते हो, आप विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन उसके बाद भी आप में धृष्टता इतनी होती है, आप में बदतमीजी इतनी होती है कि आप विज्ञान के शब्दों का, उसकी टर्म्स का यूं ही अनाधिकार दुरुपयोग करना चाहते हो। उसको कहते हैं सूडो साइंस। टू यूज साइंस विदाउट नोइंग साइंस। एक आखिरी इस पे लेके फिर अगले पे चलते हैं। से सर मुझे ये पूछना था कि साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है। आई मीन स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए साइकोलॉजिकल नॉलेज की क्या वैल्यू है, कितना इम्पोर्टेंस है उसका। अच्छा महत्व है, बहुत अच्छा महत्व है। जिन लोगों की अध्यात्म में रुचि हो, अगर वो मनोविज्ञान के छात्र हैं तो उनको अतिरिक्त लाभ मिलता है। सर मैं अभी जैसे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करने का सोच रही हूँ साइकोलॉजी में, तो मतलब क्या चीज़ें हैं जो मुझे मन में रखनी चाहिए। जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत मतलब इंटरेस्टेड हूँ, तो नहीं, कुछ मन में नहीं रखो। आपको जो पाठ्यक्रम दिया गया है बस उसी के साथ इंसाफ कर दो। अगर आप साइकोलॉजी को अच्छे समझते हो, जिन लोगों ने साइकोलॉजी में काम करा है, रिसर्च करी है, उसको आपकी पकड़ उस पर मौजूद है, तो जो बातें आपको आध्यात्मिक ग्रंथों में बताई जा रही हैं वो समझने में आपको सुविधा हो जाएगी, और कुछ बातें आपको बहुत सहज रूप से समझ में आ जाएंगी उन लोगों की अपेक्षा जिन्होंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है। बट साइकोलॉजी में आई गेस शायद ईगो की, अहंकार की बात नहीं करते हैं। हाँ नहीं करते हैं, लेकिन मन की बात करते हैं ना। अहम की नहीं करते, पर मन की तो पूरी बात करते हैं ना। इसीलिए मनोविज्ञान पढ़ना अध्यात्म में निश्चित रूप से उपयोगी होता है। देखिए, दो क्षेत्र हैं जो कि अध्यात्म की दिशा में एकदम उपयोगी जाते हैं। मैं ह्यूमैनिटीज़ की बात कर रहा हूँ, अभी तक हमने साइंस की बात करी है ना। तो साइंस के अतिरिक्त जब हम ह्यूमैनिटीज़ की ओर आते हैं, तो दो क्षेत्र हैं जो आध्यात्मिक रुचि रखने वाले छात्रों के लिए उपयोगी हैं। एक मनोविज्ञान और दूसरा फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। और जो एक उभरता हुआ क्षेत्र आ रहा है एकदम अलग दिशा से, वो है न्यूरोसाइंस। तो साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और न्यूरोसाइंस, अगर इनमें आपकी रुचि है तो आध्यात्मिक मुक्ति आपके लिए ज़्यादा सरल हो जाएगी। बिल्कुल, उससे भी मदद मिलती है, पर उनको मैं थोड़ा पीछे रख दूंगा फिर भी, क्योंकि समाज क्या है, व्यक्तियों से बना है और व्यक्ति उसका मन होता है। तो मनोविज्ञान पहले आता है, समाजशास्त्र बाद में आता है। इसके अलावा इतिहास में भी आपकी रुचि है तो भी होगा लाभ। ठीक है, जो आप देखेंगे कि कैसे कैसे इंसान आज तक इवोल्यूशनरी बायोलॉजी,
इससे बहुत लाभ होता है। अगर आप आध्यात्मिक रुचि रखते हैं तो यही मत करिएगा सिर्फ कि मैं रिलीजियस बुक्स पढ़ता रहता हूँ। हाँ, ये सब भी पढ़िए, इससे बिल्कुल फिर समझ में आता है हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जीवन क्या है, और सफरिंग की जो समस्या है मूल अध्यात्म के सामने, उसका समाधान किधर से निकलता है। आप इन सब चीज़ों में अगर पढ़ाई नहीं करते हैं, और ये बात सिर्फ छात्रों पर ही नहीं लागू होती, सब पर लागू होती है, कोई भी आपकी उम्र हो, 60 के हों, 80 के हों, पर आपको साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। न्यूरोसाइंस में किस किस तरह की नई खोज हो रही हैं वो आपको पढ़नी चाहिए। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। और फिलॉसफी तो उसका तो कोई विकल्प ही नहीं है। पूरा आपको जरूरी नहीं है कि आप एक सिलेबस की तरह सब कुछ ही पढ़ जाएं, पर फिर भी थोड़ी एक व्यवस्था के साथ कि अब ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है, जितना भी समय निकाल सकें उसमें दर्शन शास्त्र का अध्ययन जरूर करना चाहिए। और सिर्फ भारतीय दर्शन ही नहीं, हम यहाँ पर अधिकांश बात वेदांत की करते हैं। तो आप जब भारतीय दर्शन कहेंगे तो उसमें आप सांख्य को जोड़ लेंगे, योग को जोड़ लेंगे, न्याय वैशेषिक और मीमांसा, इनको तो वैसे भी अब कोई देखता नहीं। जब मैं दर्शन कह रहा हूँ तो उससे मेरा ज़्यादा आशय वेस्टर्न फिलॉसफी से है। उनको भी देखना, पढ़ना, सुनना ज़रूरी है, क्या कहा है उन्होंने। और उसमें भी ये नहीं कि आपको 50 नाम पता है तो आप कहें मुझे 50 को पढ़ना है, और ये जो सब फिलोसोफर्स होते हैं बड़ा लिखते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें, सबको पढ़ना है, ऐसे में आप फंस जाएंगे। 50 के 50 जानने ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण नाम हैं उन्होंने क्या बात कही है वो जानिए। फिर उस बात में आपकी रुचि बढ़ने लगती है तो फिर उनकी जो मूल पुस्तकें हैं उनकी ओर जाइए। ये सब एक सुविकसित मन के लक्षण होते हैं कि उसकी ज्ञान में बहुत रुचि होती है। ज्ञान, चाहे वो ज्ञान किसी भी दिशा से आ रहा हो, वो हर जगह से जानना चाहता है। एक बात और बोलता हूँ, अध्यात्म में आपकी अगर रुचि है तो ठीक है, मैं वेदांत तक पहुंचा और वेदांत को सर्वोपरि रखकर आपसे सारी बातें करता हूं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जो अन्य धर्म हैं उनकी भी जो किताबें हैं उनको ज़रूर पढ़ें। और भी लोग हुए हैं दुनिया में जिन्होंने और भी बातें करी हैं, ये जानना चाहिए कि उन्होंने क्या बातें करी हैं, और थोड़ा निष्पक्ष होकर के जानना चाहिए। अनभिज्ञ रहने में, अनपढ़ रहने में कोई लाभ है क्या? जिस चीज से आपका वास्ता पड़ ही रहा है प्रतिदिन, भाई दूसरे धर्म के लोगों से भी आपका प्रतिदिन वास्ता तो पड़ता ही है ना, और आपका ना पड़ता हो तो अखबारों में तो पड़ता ही रहता है, टीवी पर पड़ता रहता है, और देश की राजनीति में ये सब बहुत बड़े मुद्दे होते हैं। और अब तो बहुत ही बड़ा मुद्दा धर्म ही धर्म मुद्दा है सिर्फ। तो ये पता होना चाहिए कि जिनके बारे में आप इतनी बात करते हो, जो लोग आपके मन पर इतना छाए रहते हैं, उनका दर्शन क्या है, उनका मनोविज्ञान क्या है, वहां पर जो पुस्तकें हैं वो क्या बात बोल रही हैं, ये बात सब पता होनी चाहिए। ये एक सुसंस्कृत व्यक्ति के लक्षण होते हैं, यही वास्तविक संस्कार है। जानना, ज्ञान ही संस्कार है, और बाकी सब जो 16 संस्कार वगैरह हम बोलते हैं वो ऊपरी हैं। असली संस्कार एक है और उसका नाम है ज्ञान। तो हर तरफ से पढ़िए, जितना गहराई से जाके पढ़ सकते हैं पढ़िए, जानिए, और जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे आप पाएंगे कि आपका समूचा व्यक्तित्व ही बदल रहा है, आप इंसान ही दूसरे होते जा रहे हो। हम जिसको
अपना अस्तित्व या व्यक्तित्व बोलते हैं ना, वो वास्तव में हमारे अज्ञान का ही स्थूल रूप होता है। हमारा जो अज्ञान है वही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। तो जैसे जैसे वो अज्ञान पिघलता है वैसे वैसे आपका व्यक्तित्व भी बदलता है। और कहने वालों ने कहा है कि जब पूर्ण मुक्ति के निकट पहुंचने लग जाते हो तो व्यक्तित्व फिर बचता ही नहीं। व्यक्तित्व हवा जैसा हो जाता है और व्यक्ति आकाश जैसा हो जाता है। कोई ठोस व्यक्तित्व बचता नहीं। लेकिन वो बहुत आगे की बात है, उसको छोड़िए। अभी तो इतना ही करना है कि जो व्यक्तित्व को हमने एक जड़ता दे दी है ना, कि जैसे जैसे सूखी लकड़ी, मरी हुई सूखी लकड़ी, वो जड़ हो जाती है, वो ठोस तो होती है पर जीवित नहीं होती। उस जड़ता को हटाया जाए, व्यक्तित्व में एक लोच लाई जाए, एक ऑर्गेनिक जीवंतता व्यक्तित्व में लाई जाए। उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ें और खुले हुए मन से पढ़ें, कोई सीमाएं रख करके ना पढ़ें। सर इसमें रिसर्च पेपर्स का क्या योगदान रहता है? बहुत आगे की बात है। रिसर्च पेपर्स, आप साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप सीधे सीधे जाके रिसर्च पेपर्स पढ़ें। ज़्यादातर लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, अगर मैं उनसे कह दूँ कि सीधे आप रिसर्च पेपर्स पढ़ो या जो टॉप एंड जर्नल्स हैं वो पढ़ो, तो बहुत ऊपर की बात हो जाएगी। तो उनसे तो मैं यही कहूँगा कि आप अच्छी मैगज़ीन्स पढ़ो। हर दिशा में आपको ये तो पता ही है ना कि टॉप हाई क्वालिटी मैगज़ीन्स पब्लिकेशंस कौन से होते हैं, आप उसको पढ़ो। या बहुत अच्छे ऐसे पोर्टल्स होते हैं जो अलग अलग विषय हाँ होते हैं। यूट्यूब से मैं थोड़ा सा तो क्योंकि वहाँ पता नहीं क्या देखने जाओ, कहाँ भटक जाओ, कुछ पता नहीं। खैर, आपको यूट्यूब पर भी अगर आप निश्चित हैं कि अच्छी सामग्री मिल रही है तो आप वहाँ से भी लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संभल के थोड़ा सा। जहाँ से भी मिलता हो उसको ग्रहण करो, ठीक है। और बस एक चीज़ है जिस पे समझौता नहीं कर सकते, वो है सच्चाई। बाकी हर चीज़ के लिए लगातार तैयार रहना चाहिए। आपके पास कोई धारणा है, आप किसी चीज़ को मानते हो, आपकी धारणा टूटती है तो टूटे। सबसे ऊपर कौन आता है, सच्चाई या धारणा? सच्चाई ना। तो सच्चाई पे समझौता नहीं करेंगे। मेरा अहंकार टूटता हो तो टूटे। किसी बात को मैं बड़ी बड़ी आत्मीयता से मानता था और उस बात पे चोट लग गई, चोट सह लेंगे, बुरा लगेगा पर सह लेंगे। सच जरूरी है, सच से ऊपर कुछ नहीं होता। यही वेदांत की मूल बात है कि सर्वोपरि कौन? सत्य। उससे ऊपर किसी को नहीं रखना है। तो वेदांत ही आपसे कहेगा कि जाओ और हर दिशा में जाओ, जाओ और ज्ञान जहां भी मिलता है बटोर कर लेकर आओ। मन को संकुचित मत बनाओ।